हेलो एवरीवन, दिस इज प्राची गुप्ता एंड आई वेलकम यू ऑल। पोस्टमैन एपीआई टेस्टिंग टूल में आज हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम न्यूमन यूज करके हम एपीआई टेस्टिंग करते हैं। न्यूमन क्या होता है, न्यूमन किस तरह से काम करता है, हम अपने सिस्टम को कैसे प्रिपेयर करेंगे न्यूमन के इंस्टॉलेशन के लिए, न्यूमन को हम कैसे इंस्टॉल करेंगे, न्यूमन यूज करके हम कैसे कलेक्शंस को रन करेंगे। इन सारी चीजों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखेंगे। इस सीरीज के पहले के वीडियोस अगर आपने नहीं देखे तो उन्हें जरूर देखें और मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक देखें। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। न्यूमन क्या होता है? व्हाट इज न्यूमन? पोस्टमैन में न्यूमन क्या होता है? पोस्टमैन में न्यूमन एक कमांड लाइन इंटरफेस टूल है। एक कमांड लाइन इंटरफेस टूल है। कमांड लाइन इंटरफेस क्या होता है? जहां पे हम कमांड्स टाइप करते हैं। हर काम को करने के लिए हमें कमांड टाइप करना होता है। CLI, कमांड लाइन इंटरफेस। जैसे हमारे पास विंडोज में ये कमांड प्रॉम्प्ट है ना, ये देखिए, यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट है ना, तो कुछ भी करने के लिए हमें यहाँ पे कमांड टाइप करना होगा। यहाँ पे कोई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नहीं है, ठीक है। तो हर काम यहाँ पे कमांड टाइप करके होता है। तो ये होता है कमांड लाइन इंटरफेस। तो न्यूमन एक कमांड लाइन इंटरफेस टूल है पोस्टमैन में, जिसको हम यूज करते हैं कलेक्शंस को एग्जीक्यूट करने के लिए। क्यों एग्जीक्यूट करते हैं? कलेक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए। लेकिन कलेक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए हमारे पास पोस्टमैन तो है, तो फिर हमें न्यूमन की क्या जरूरत है? कलेक्शंस को एग्जीक्यूट करने के लिए हमारे पास पोस्टमैन टूल तो है ही, तो हम पोस्टमैन टूल को यूज करके तो एग्जीक्यूट कर सकते हैं ना कलेक्शन को। तो न्यूमन की क्या जरूरत है? तो न्यूमन की हमें तब जरूरत पड़ती है जब किसी सिस्टम पे हमारे पास पोस्टमैन ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नहीं है। तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं? केवल सिस्टम पे ऐसा होता है ना, सर्वर वगैरह होता है, उसपे हमारे पास ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नहीं होता, तो उसमें हम न्यूमन इंस्टॉल करके हम न्यूमन यूज करके हम कलेक्शंस को एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये स्पेशली तब काम आता है कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन में। तो मैं यहाँ पे साथ साथ लिखती भी चली जाती हूँ। न्यूमन क्या है? न्यूमन इज CLI, कमांड लाइन इंटरफेस। न्यूमन इज CLI. CLI stands for Command Line Interface Tool, which allows you to run a Postman collection directly from command line. Which allows you to run Postman collection directly from command line. CL stand for command line. Command line. ठीक है। तो न्यूमन कमांड लाइन इंटरफेस है जो जिसको यूज करके हम डायरेक्टली हम पोस्टमैन कलेक्शंस को हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। उसके लिए हमें पोस्टमैन का इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन हमें ये चाहिए क्यों? तो ये हमें चाहिए कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन के लिए। अब तो इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। अब एक प्रोजेक्ट में हमारे पास कई टीम मेंबर्स होते हैं, ठीक है। कई टीम मेंबर्स होते हैं जो अलग अलग टीम्स में डिवाइडेड होते हैं। एक प्रोजेक्ट में कोई भी, जब हम कोई प्रोजेक्ट हम शुरू करते हैं, उसमें हमारे पास बहुत सारे मेंबर्स होते हैं। तो वो मेंबर्स अलग अलग टीम्स में ग्रुप्ड होते हैं, अलग अलग टीम्स में होते हैं। अब वो टीम्स जरूरी नहीं है कि सेम ही लोकेशन पे हो। वो टीम्स हो सकता है कि सेम ऑफिस में है, लेकिन ये भी हो सकता है कि वो अलग अलग रिमोट ऑफिस में हो, दूर दूर कहीं पे बैठे हो, ठीक है। जरूरी नहीं है कि सेम ही ऑफिस में बैठे हो। कई बार तो ऐसा होता है कि हम साथ में काम तो करते हैं पर हमने एक दूसरे को कभी देखा भी नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी जो टीम है वो बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, ठीक है। अलग अलग लोकेशंस पे भी हो सकती है। अब मान लीजिए यहाँ पे किसी एक टीम मेंबर ने, क्योंकि यहाँ पे टीम वर्क चल रहा है, तो एक ही कोड बेस में अलग अलग लोग काम कर रहे होते हैं, अलग अलग मेंबर्स, टीम मेंबर्स काम कर रहे होते हैं। कोड बेस सेम है लेकिन अलग अलग लोग उस पर मॉडिफिकेशन कर रहे होते हैं। कई बार डिफरेंट मॉड्यूल्स होते हैं, कई बार सेम मॉड्यूल्स पे काम कर रहे होते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे किसी ने कोई एक नया कोड ऐड किया या किसी पुराने कोड को ही एडिट किया, तो ठीक है। तो अभी क्या होगा? ये जो चेंजेस हैं, ये जो चेंजेस है, जो भी मॉडिफिकेशन किया है, कोई नया पीस ऑफ कोड ऐड किया है या पुराना पीस ऑफ कोड एडिट किया है, वो सबको रिफ्लेक्ट होगा। जितने भी मेंबर्स हैं वो सबको रिफ्लेक्ट होगा। अभी फॉर एग्जांपल के लिए हमारे पास एक है डेवलपमेंट टीम, ठीक है। एक प्रोजेक्ट में एक है डेवलपमेंट टीम, एक है डेवलपमेंट टीम जो डेवलपमेंट का काम कर रही है। दूसरी है टेस्टिंग टीम जो
डेवलपमेंट के बाद जब डेवलपमेंट टीम का काम खत्म हो जाता है, डेवलपमेंट टीम यूनिट टेस्टिंग कर लेती है, तो हमारा कोड कहाँ जाता है? टेस्टिंग टीम के पास जाता है। तो डेवलपमेंट टीम ने जो भी मॉडिफिकेशन की है, मॉडिफिकेशन करने के बाद ये क्यूए टीम के पास आ जाता है, जो हमारी टेस्टिंग टीम है। अब टेस्टिंग टीम का जब काम खत्म हो जाता है, जब टेस्टिंग टीम सेटिस्फाइड हो जाती है चेंजेस से उसको टेस्ट करने के बाद, तो टेस्टिंग टीम क्या करती है? उस बिल्ड को दे देती है डिप्लॉयमेंट टीम को डिप्लॉय करने के लिए। डिप्लॉयमेंट टीम को डिप्लॉय करने के लिए। ठीक है, तो डेवलपमेंट हो गया, डेवलपमेंट के बाद टेस्टिंग हो गई, टेस्टिंग के बाद डिप्लॉयमेंट हो गया। अब डिप्लॉयमेंट के बाद अगर कोई नई रिक्वायरमेंट आती है या फिर कोई बग आ जाता है प्रोडक्शन, अगर डिप्लॉयमेंट में चला गया उसके बाद, या कुछ चेंजेस आ जाते हैं, कुछ मॉडिफिकेशन करना है, तो फिर क्या आता है? फिर से वो जाता है डेवलपमेंट टीम के पास। तो ये प्रोसेस लगातार चलता रहता है। फिर डेवलपमेंट टीम मॉडिफिकेशन करेगी या कोई नई रिक्वायरमेंट के लिए नया पीस ऑफ कोड ऐड करेगी, करेगी ना। फिर जो भी चेंजेस किए, जब डेवलपमेंट टीम यूनिट टेस्टिंग कंप्लीट कर लेगी, जो डेवलपर्स यूनिट टेस्टिंग कंप्लीट कर लेगा, तो वो आएगा फिर टेस्टिंग टीम के पास, फिर टेस्टिंग के बाद जाएगा डिप्लॉयमेंट टीम के पास। तो इस तरीके से ये कंटिन्यूअसली ये प्रोसेस चलता रहता है। तो ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलता रहता है। तो जो सारा का सारा कोड बेस है जिसमें ये सारी टीम्स काम कर रही हैं, ये एक ऑनलाइन रेपोजिटरी में सेव होता है, जिसको हम क्लाउड कहते हैं, क्लाउड में होता है। तो जो भी चेंजेस डेवलपमेंट टीम कर रही है, जो भी चेंजेस एक टीम करती है, वो दूसरी टीम को इमीडिएटली पता चल जाता है। ठीक है, जैसे डेवलपमेंट टीम ने कोई कोड को मॉडिफाई किया, डेवलपमेंट टीम ने कोई कोड को मॉडिफाई किया या नया नया पीस ऑफ कोड ऐड किया, तो ये चेंजेस टेस्टिंग टीम को पता चल जाएगा। जैसे यूनिट टेस्टिंग वगैरह कर लेगी डेवलपमेंट टीम, तो वो चेंजेस ये टेस्टिंग टीम को पता चल जाएगा, और जब टेस्टिंग टीम का काम खत्म हो जाएगा, तो वो डिप्लॉयमेंट टीम को पता चल जाएगा। तो ये कंटिन्यूअसली इंटीग्रेशन ये चलता रहता है, इसको कहते हैं हम कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन। कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन का मतलब हो गया continuously integrating your changes and program to reflect in the online repository। तो एक ऑनलाइन repository होता है जिसको हम क्लाउड कहते हैं। तो जो भी चेंजेस हो रहे हैं, जो भी टीम चेंजेस कर रही है, वो लगातार एक ऑनलाइन repository में वो रिफ्लेक्ट होता रहता है। तो ये होता है कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन, जिसको हम सीआई कहते हैं, कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन हम किसको कहते हैं। ठीक है, तो न्यूमेन टूल जो है ना, उसको हम कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन के लिए यूज करते हैं। अब इसे हम कैसे यूज करेंगे, ये हम आगे के सेशंस में डिस्कस करेंगे। तो अभी आप ब्रीफली समझ लीजिए कि कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन का क्या मतलब होता है। अब हम न्यूमेन को अपने सिस्टम में कैसे इंस्टॉल करेंगे, ये समझते हैं। तो न्यूमेन को इंस्टॉल करने के लिए मेजरली हमें क्या क्या चाहिए, अब मैं आपको वो बताती हूँ। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ न्यू इंस्टॉल न्यूमेन। तो न्यूमेन को इंस्टॉल करने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए नोड जेएस। नोड जेएस ये हमें डाउनलोड करना है और इसको हमारे सिस्टम में इंस्टॉल करना है। और दूसरा चाहिए एनपीएम, नोड पैकेज मैनेजर। एनपीएम स्टैंड्स फॉर नोड पैकेज मैनेजर। तो जब हम नोड जेएस को हम डाउनलोड करेंगे और इंस्टॉल करेंगे, तो एनपीएम उसके साथ ही इंस्टॉल हो जाएगा, और उसके बाद हम न्यूमेन को इंस्टॉल करेंगे। तो ये दोनों चीजें हमारे सिस्टम में होनी चाहिए। तो नोड जेएस का जो ऑफिशियल डाउनलोड लिंक है, उस डाउनलोड लिंक से हम नोड जेएस को इंस्टॉल कर लेंगे। ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप लोग वहां से देख सकते हैं। और उसके बाद नोड जेएस के साथ ही एनपीएम भी इंस्टॉल हो जाएगा, और उसके बाद फिर हम न्यूमेन को इंस्टॉल करेंगे। तो सबसे पहले हम डाउनलोड कर लेते हैं नोड जेएस, क्योंकि नोड जेएस की रिक्वायरमेंट है न्यूमेन को इंस्टॉल करने के लिए, क्योंकि न्यूमेन नोड जेएस पे ही काम करता है। ठीक है, तो हम क्रोम ब्राउजर ओपन करते हैं और नोड जेएस डाउनलोड करते हैं। में ओपन किया है नोड जेएस का डाउनलोड लिंक, और यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूंगी विंडोज इंस्टॉलर, क्योंकि मेरे सिस्टम पे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है। अगर आपके सिस्टम पे मैक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है, तो आप मैक ओएस इंस्टॉलर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे विंडोज इंस्टॉलर पे क्लिक किया, और जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगी, इसका डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा, एमएसआई फाइल डाउनलोड हो जाएगा आपके सिस्टम में। तो मैंने ये एमएसआई फाइल ऑलरेडी डाउनलोड करके डेस्कटॉप पे सेव किया हुआ है, मैं वहीं से इसका इंस्टॉलेशन करती हूँ। तो चलते हैं डेस्कटॉप पे, और ये रहा नोड जेएस का एमएसआई फाइल। अब इस पर मैंने राइट क्लिक किया एंड इंस्टॉल, और ये देखिए यहाँ पे हमें करना है नेक्स्ट। आई एक्सेप्ट द टर्म्स इन आई एक्सेप्ट द टर्म्स इन द लाइसेंस एग्रीमेंट। इसको पढ़ने के बाद, इसको पढ़ने और समझने के बाद आप यहाँ पे इसको चेक कर दीजिए। अभी नोड जेएस फ्री सॉफ्टवेयर है,
फिर मैंने यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक किया। ये इसकी डिफॉल्ट लोकेशन है जहाँ पे ये इंस्टॉल होगा, सी ड्राइव प्रोग्राम फाइल्स नोड जेएस। तो मैंने इसको डिफॉल्ट लोकेशन पे ही रहने दिया है। नेक्स्ट, अब कौन कौन से कंपोनेंट्स इसमें इंस्टॉल होंगे हमारे सिस्टम पे नोड जेएस के साथ, ये सारी उसकी यहाँ पे लिस्ट है। तो नोड जेएस रन टाइम, कोर पैकेज मैनेजर, एनपीएम पैकेज मैनेजर, ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन सॉफ्ट शॉर्टकट, तो जो भी ये डिफॉल्ट आ रहा है मैं सबको ऐसे ही रहने देती हूँ। तो मैंने आपको बताया था ना कि नोड जेएस के साथ ही एनपीएम पैकेज मैनेजर इंस्टॉल हो जाएगा, हमें इसको अलग से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। अब मैंने क्लिक किया नेक्स्ट पे, और मैंने अभी यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे एक ये चेक बॉक्स है, इसको हम अनचेक नहीं रहने देते हैं, क्योंकि अगर हम इसको चेक करेंगे तो और भी जो चीजें हैं सी प्लस प्लस पाइथन वगैरह वो सब भी इंस्टॉल हो जाएगा, जो हमें अभी नहीं चाहिए। सम एनपीएम मॉड्यूल्स नीड टू बी कंपाइल्ड विद सी प्लस प्लस व्हेन इंस्टॉलिंग, इफ यू वांट टू बी एबल टू इंस्टॉल सच मॉड्यूल्स, सम टूल्स पाइथन एंड विजुअल स्टूडियो बिल्ड, ये सब चीजें भी अगर आपको इंस्टॉल करनी है तो आप इसको चेक कीजिए, अदरवाइज अभी हमें नहीं चाहिए, तो मैंने इसको अनचेक ही रहने दिया है। ठीक है, हमारा काम बिना इसके ही हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया, और जैसे ही हम इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे इसका इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। नोड जेएस का इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया। अब हमें इसके बाद क्या करना है, हमें एनवायरनमेंट वेरिएबल में नोड जेएस का जो दो पाथ क्रिएट हुआ होगा उसको वेरीफाई करना है। तो एनवायरनमेंट वेरिएबल में चलते हैं। तो उसके लिए यहाँ से मैंने ओपन किया दिस पीसी, और यहाँ पे मैं करती हूँ राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज, और यहाँ पे आएगा एडवांस सिस्टम सेटिंग्स, एनवायरनमेंट वेरिएबल्स, और उसके बाद यहाँ पे सिस्टम वेरिएबल्स वाले सेक्शन में नीचे वाले टैब में यहाँ पे पाथ वेरिएबल होगा, पाथ वेरिएबल, ये वाला वेरिएबल, इसको मैंने किया एडिट। और यहाँ पे हम देख लेते हैं नोड जेएस के पाथ ऐड हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो ये देखिए, ये यहाँ पे ये नोड जेएस का पाथ ऐड हो गया है ना, ये बाय डिफॉल्ट अपने आप ऐड हो जाता है। लेकिन अगर बाय चांस ऐड नहीं होता है तो हमें ये पाथ यहाँ पे ऐड करना होगा। ठीक है, तो इसको हमें वेरीफाई करना जरूरी है नोड जेएस को इंस्टॉल करने के बाद, कि ये जो पाथ है यहाँ पे ऐड हुआ है या नहीं हुआ है। अब मैंने ओके पे क्लिक कर दिया, ओके, ओके, और ये सारा हमने कर दिया क्लोज। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करके हम वेरीफाई करेंगे नोड जेएस और एनपीएम प्रॉपरली सिस्टम में इंस्टॉल्ड हुआ है या नहीं हुआ है। तो उसके लिए यहाँ पे हमें क्या कमांड देना है, नोड जेएस के लिए नोड हाइफन हाइफन वर्जन एंड एंटर। तो ये देखिए, जो वर्जन का नोड जेएस हमने इंस्टॉल किया है वो वर्जन यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, इसका मतलब है कि नोड जेएस प्रॉपरली इंस्टॉल्ड हो गया है, ये वाला वर्जन का नोड जेएस सिस्टम में इंस्टॉल हो गया है। अब एनपीएम को चेक करते हैं। तो एनपीएम के लिए भी एनपीएम हाइफन हाइफन वर्जन एंड एंटर, तो यहाँ पे एनपीएम का भी वर्जन डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, तो नोड जेएस और एनपीएम दोनों हमने कमांड प्रॉम्प्ट पे वेरीफाई कर लिया कि सिस्टम में प्रॉपरली इंस्टॉल्ड हुआ है या नहीं हुआ है। तो अब इसके बाद हम इंस्टॉल करेंगे न्यूमैन। तो न्यूमैन इंस्टॉल करने के लिए हम एनपीएम यूज करेंगे, नोड पैकेज मैनेजर। तो उसके लिए हमारा यहाँ पे कमांड हमें टाइप करना होगा कमांड प्रॉम्प्ट पे, एनपीएम इंस्टॉल -g स्पेस न्यूमैन एंड एंटर। तो ये देखिए, इसका इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गया है। और इसका इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया। इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद हम एक बार कंफर्मेशन के लिए सिर्फ हम न्यूमैन का वर्जन चेक कर लेते हैं। तो न्यूमैन का वर्जन चेक करने के लिए हमें यहाँ पे कमांड टाइप करना है, कमांड विंडो में ही कमांड हम डालेंगे न्यूमैन -v एंड एंटर। और देखिए यहाँ पे वर्जन डिस्प्ले हो रहा है ना 5.3.2, इसका मतलब है न्यूमैन हमारे सिस्टम में इंस्टॉल हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें कलेक्शन को रन करना है न्यूमन यूज करके। ठीक है, हमें कलेक्शन को एग्जीक्यूट करना है न्यूमन यूज करके। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हमें पहले तो कलेक्शन चाहिए।
तो यहाँ पे हमने पहले काफी सारे कलेक्शंस क्रिएट किए हुए हैं पहले के सेशंस में। ये देखिए, ये सारे कलेक्शंस हमने पहले के सेशंस में क्रिएट किए थे। तो हम न्यूमेन के प्रैक्टिकल के लिए हम ऐसा करते हैं, जो हमने सेशंस क्रिएट किए हैं इसमें से हम एक सेशन, एक जो हमने कलेक्शंस क्रिएट किए हैं उनमें से हम एक कलेक्शन ले लेते हैं। तो ये माई कलेक्शन 1 ये हमने पहले के सेशन में क्रिएट किया था, इसको ही ले लेते हैं। इसी कलेक्शन को हम न्यूमेन यूज करके एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, तो इस कलेक्शन में हमारे पास 4 रिक्वेस्ट हैं, गेट, पोस्ट, पुट एंड डिलीट। तो एक बार हम पोस्टमैन में इन रिक्वेस्ट को हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो राइट क्लिक किया, रन कलेक्शन, पूरा कलेक्शन एग्जीक्यूट कर लेते हैं, हम चारों को एक साथ एग्जीक्यूट करेंगे एंड रन माई कलेक्शन। और ये इसका आ गया रिस्पॉन्स, ये देखिए 200 गेट रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स कोड मिला हमें 200, पोस्ट का मिला 201, पुट का मिला हमें 200 एंड डिलीट का मिला हमें 204। तो ये सारे रिक्वेस्ट का जो रिस्पॉन्स कोड है ये सारा 200 की सीरीज में है, इसका मतलब ये सब सक्सेसफुल रिस्पॉन्स कोड है। ठीक है, ये 200 है, 201, 200, 204, ये सारा 200 की सीरीज का रिस्पॉन्स कोड है, विच मीन्स सक्सेसफुल रिस्पॉन्स कोड। तो अब हम ऐसा करते हैं, हम इसी कलेक्शन को हम इसी कलेक्शन, यहाँ पे हमारा कोई भी टेस्ट फेल नहीं हुआ, कोई भी रिक्वेस्ट हमारा फेल नहीं हुआ है। ठीक है, यहाँ पे फेल 0। ठीक है, यहाँ पे चूंकि हमने कोई भी टेस्ट स्क्रिप्ट नहीं लिखा है इसमें, इसलिए यहाँ पे पास 0 और फेल 0 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे सारे हमारे सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गए हैं। ठीक है, चारों रिक्वेस्ट सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुए हैं। तो हम इसी कलेक्शन को हम एग्जीक्यूट करेंगे न्यूमेन यूज करके। तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए कलेक्शन को न्यूमेन यूज करके एग्जीक्यूट करने के लिए हमें इस कलेक्शन को एक्सपोर्ट करना होगा। तो यहाँ पे आप 3 डॉट्स देख रहे हैं ना, ये कलेक्शन, कलेक्शन के साथ में 3 डॉट्स है, इस पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे एक्सपोर्ट का ऑप्शन मिलेगा आपको, ये रहा एक्सपोर्ट। अब इसको हम क्या करेंगे, हम एक्सपोर्ट कर देंगे। ठीक है, तो एक्सपोर्ट करने के लिए हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं एक्सपोर्ट पे। और एक्सपोर्ट कहाँ करना है, तो मैंने डेस्कटॉप पे ही, मैं सोच रही हूँ इसको एक्सपोर्ट कर लेती हूँ। तो ये माई कलेक्शन 1.postman.collection, ठीक है, माई कलेक्शन 1.postman.collection। अब जब हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे ना, तो ये जेएसएन फाइल बन जाएगी इसकी डेस्कटॉप पे। ठीक है, इसका जो फाइल का एक्सटेंशन होगा वो जेएसएन फाइल होगा। ठीक है, तो मैंने इस नाम को यहाँ पे कॉपी कर लिया है और इसको मैंने सेव कर दिया, हमने डेस्कटॉप पे सेव किया है, डेस्कटॉप पे एक्सपोर्ट किया है। अब हम चलते हैं कमांड प्रॉम्प्ट में। वो जो जेएसएन फाइल थी हमने वो डेस्कटॉप पे सेव की है, तो हम डेस्कटॉप पे चलते हैं, सीडी डेस्कटॉप। ठीक है, ये हमने डायरेक्टरी को चेंज कर लिया, चेंज डायरेक्टरी सीडी कमांड यूज करके हम डेस्कटॉप पे हम मूव हो गए। अब यहाँ पे हमें न्यूमेन यूज करके उस कलेक्शन को हमें एग्जीक्यूट करना है। तो उसके लिए हमारा क्या यहाँ पे कमांड होगा, तो यहाँ पे हम राइट करेंगे न्यूमेन रन, और वो जो जेएसएन फाइल अभी भी हमने डेस्कटॉप पे कॉपी किया है ना, वो जेएसएन फाइल। ठीक है, और डॉट जेएसएन। ठीक है, यहाँ पे एक्सटेंशन लगाना मत भूलिएगा, एक्सटेंशन यहाँ पे जरूर दीजिएगा एंड एंटर। ये देखिए, सारे रिक्वेस्ट एक एक करके एग्जीक्यूट हो गए, हमारे 4 रिक्वेस्ट है ना, चारों एग्जीक्यूट हो गए, लेकिन यहाँ पे एक फेल हो गया है। अब ये फेल क्यों हो गया है, क्योंकि यहाँ पे ग्लोबल यूआरएल नहीं मिला है। तो एक बार हम पोस्टमैन टूल में चलते हैं और देखते हैं किस में था ये ग्लोबल यूआरएल। ये देखिए, यहाँ पे जो गेट रिक्वेस्ट है ना, इसमें है ये ग्लोबल यूआरएल, जो उसको नहीं मिल पाया। ये देखिए, यहाँ पे ना ये ग्लोबल यूआरएल नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से एक हमारा जो रिक्वेस्ट है वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाया प्रॉपरली, फेल हो गया। एग्जीक्यूट तो हुआ है पर वो फेल हो गया है। ठीक है, ये देखिए, ये ना गेट रिक्वेस्ट, गेट ग्लोबल एपीआई यूजर, ये जो हमने यूआरएल रिक्वेस्ट किया था, यहाँ पे इसमें एरर आ गया है। तो अब हमें क्या करना होगा, हमें इसके साथ ग्लोबल यूआरएल, हमें इसके साथ ग्लोबल वेरिएबल्स भी अटैच करना होगा। तो उसके लिए कैसे करेंगे, तो हम वापस चलते हैं पोस्टमैन टूल में, और जहां भी हमारे ग्लोबल वेरिएबल्स हैं वहां चलते हैं। तो यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं ना, इन्वायरमेंट क्विक लुकअप, कॉर्नर में यहाँ पे इन्वायरमेंट क्विक लुकअप, मैंने इस पे क्लिक किया और ये है हमारे ग्लोबल वेरिएबल्स, ये ना ग्लोबल यूआरएल। तो ये हमें हमें इसका पाथ देना होगा। पाथ कैसे देंगे, तो इसको हमने किया एडिट, और इस ग्लोबल यूआरएल को हमें एक्सपोर्ट करना होगा। क्या करना होगा, हमें एक्सपोर्ट करना होगा। तो एक्सपोर्ट करने के लिए देखिए, यहाँ पे एक्सपोर्ट का ऑप्शन है ना, एक्सपोर्ट ग्लोबल्स, इस पे मैंने क्लिक किया और इसको भी हम डेस्कटॉप पर ही सेव कर लेते हैं। तो ये भी जब एक्सपोर्ट होगा तो ये जेएसएन फाइल ही क्रिएट करेगा एक्सपोर्ट होने के बाद। तो मैं इसका फाइल नेम कॉपी कर लेती हूँ। ठीक है, मैंने इसको सेव कर दिया। अब वापस चलते हैं न्यूमेन में, कमांड लाइन पे। अब हम फिर से एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, न्यूमेन रन, ये हमारा हो गया कलेक्शन जो हमने एक्सपोर्ट किया था, और इसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, ग्लोबल यूआरएल देना है। तो ग्लोबल यूआरएल के लिए -g,
और जो ग्लोबल यूआरएल हमने अभी क्रिएट किया है ना डेस्कटॉप पे, उस फाइल का नाम, क्योंकि डेस्कटॉप पे हमने तो मूव कर ही लिया, तो मैं कंप्लीट पाथ देने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हम सिर्फ फाइल का नाम दे देंगे .jsn। ठीक है, तो अब क्या होगा, जब ये कलेक्शन एग्जीक्यूट होगा तो जो ग्लोबल वेरिएबल्स हैं, जो हमने -g यहाँ पे दिया है, ये ग्लोबल वेरिएबल्स के लिए है। तो जो -g हमने दिया है, इसके बाद इस फाइल से ग्लोबल वेरिएबल्स को वो पिक कर लेगा, उसकी वैल्यूज पिक कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कर देती हूँ एंटर, और इसका फिर हम रिस्पॉन्स चेक करते हैं। तो अब देखिए, यहाँ पे पहले जो फेल हो रहा था ना, वो यहाँ पे फेल नहीं आ रहा है, क्योंकि ग्लोबल वेरिएबल का हमने पूरा ग्लोबल वेरिएबल हमने एक्सपोर्ट करके उसका पाथ हमने स्पेसिफाई कर दिया जब हमने कलेक्शन को एग्जीक्यूट किया। तो इस तरीके से हम न्यूमन में कलेक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं। अभी तो हमने यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल्स के लिए -g यूज किया है। अगर आपको इन्वायरमेंट वेरिएबल्स इसमें अगर देना है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, इन्वायरमेंट वेरिएबल को भी एक्सपोर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ कैसे करेंगे। अभी तो यहाँ पे इस वाले एग्जांपल में हमने सिर्फ ग्लोबल वेरिएबल्स ही यूज किया था, वो भी सिर्फ एक रिक्वेस्ट में, सिर्फ एक रिक्वेस्ट में हमने यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल यूज किया था इस कलेक्शन में। अगर हमने किसी कलेक्शन में एनवायरमेंट वेरिएबल भी यूज किया हो, तो हमें एनवायरमेंट वेरिएबल को भी ऐसे ही जेएसएन फाइल में एक्सपोर्ट करना होगा। तो एक्सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे 3 डॉट्स देख रहे हैं ना, इस पे क्लिक किए और यहाँ पे एक्सपोर्ट का ऑप्शन है। अब जैसे हमने ग्लोबल वेरिएबल को एक्सपोर्ट किया था, वैसे यहाँ पे हम इसको भी एक्सपोर्ट करेंगे, एनवायरमेंट वेरिएबल्स को भी। तो ये क्यूए एनवायरमेंट के जो एनवायरमेंट वेरिएबल्स होंगे, वो इस नाम के जेएसएन फाइल में सेव हो जाएंगे डेस्कटॉप पे, क्योंकि यहाँ पे हमने डेस्कटॉप सेलेक्ट किया है। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपका जो भी प्रोजेक्ट का लोकेशन है, आप वहां पे लोकेशन आप चेंज कर सकते हो इन जेएसएन फाइल्स की, जो भी हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, बस आपको ये ध्यान रखना होगा कि जब आप न्यूमन टूल को रन करेंगे कमांड लाइन के थ्रू, तो आपको वो फाइल का पाथ आपको प्रॉपरली स्पेसिफाई करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक्सपोर्ट कर लिया, QA.postman एनवायरमेंट के नाम से एक जेएसएन फाइल क्रिएट हो जाएगी डेस्कटॉप पे, और मैंने इसको सेव कर दिया। अब अगर हमें एनवायरमेंट वेरिएबल देना है तो क्या करेंगे, जैसे हमने -g करके ग्लोबल वेरिएबल्स दिया था ना, वैसे ही हम यहाँ पे -e से हम एनवायरमेंट वेरिएबल्स स्पेसिफाई करेंगे। तो ये है प्रीवियस कमांड, पेज अप बटन यूज किया तो पहले जो हमने कमांड एग्जीक्यूट किया था ना, वो आ जाता है पेज अप वाले एरो से, अप एरो से इनफैक्ट। ठीक है, तो ये मैंने अप एरो यूज किया, तो यहाँ पे ये प्रीवियस कमांड है वो आ गया। तो इसी में मैं मॉडिफिकेशन कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने -g यूज किया था फॉर ग्लोबल्स के लिए, यहाँ पे अब हम -e यूज करेंगे एनवायरमेंट्स के लिए। तो फाइल का नाम मैंने इस बार कॉपी नहीं किया, कोई बात नहीं, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, सब हमने डेस्कटॉप पे ही तो सेव किया है। तो ये है हमारी फाइल, जेएसएन फाइल। वापस चलते हैं टूल में, और यहाँ पे -e के बाद जो हमने अभी कॉपी किया है उसको यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट। पेस्ट करने का ऑप्शन नहीं आ रहा इसमें, एक मिनट, एक बार फिर से इसको रीनेम करके कॉपी करते हैं, कॉपी, और यहाँ पे आ गया, पेस्ट हो गया। ठीक है, तो -e फॉर एनवायरमेंट वेरिएबल्स की जो जेएसएन फाइल हमने क्रिएट की है, और यहाँ पे .jsn एक्सटेंशन, और -g फॉर ग्लोबल वेरिएबल्स। ठीक है, अभी हमारा एक कंप्लीट हो गया, मैंने एंटर किया। अभी कोई भी इन्वायरमेंट वेरिएबल हमने उन चारों रिक्वेस्ट में से किसी भी रिक्वेस्ट में हमने कोई भी इन्वायरमेंट वेरिएबल यूज नहीं किया है, जो हमने इन्वायरमेंट वेरिएबल एक्सपोर्ट किया है। तो एनीवेज अभी हमारे चारों रिक्वेस्ट सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गए, और इन सब का आपको रिस्पॉन्स कोड भी यहीं पे दिख जाएगा, ये देखिए, ये देखिए, जो यूआरएल हमने रिक्वेस्ट किया था, गेट रिक्वेस्ट किया था, ये रहा यूआरएल, और ये रहा उसका रिस्पॉन्स कोड। ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं, इसमें हम कुछ छोटा सा टेस्ट स्क्रिप्ट राइट करते हैं। ठीक है, किसी रिक्वेस्ट में हम टेस्ट स्क्रिप्ट राइट करते हैं। तो यहाँ पे हम चलते हैं पोस्टमैन टूल में, और यहाँ पे ये जो पोस्ट रिक्वेस्ट है ना, इसमें हम एक टेस्ट स्क्रिप्ट राइट करते हैं स्टेटस कोड के लिए। ठीक है, तो उसके लिए हम स्निपेट यूज कर लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास स्निपेट्स हैं स्टेटस कोड के लिए। तो ये शॉर्टकट है कोड जनरेट करने का। तो यहाँ पे स्टेटस कोड इज 200, हम ये वाला ले लेते हैं। तो अभी देखिए, पोस्ट रिक्वेस्ट में
तो आप लोगों को तो पता ही है, ये जो स्क्रिप्ट होता है टेस्ट स्क्रिप्ट, ये कब एग्जीक्यूट होता है? तो रिक्वेस्ट के रिस्पॉन्स आने के बाद एग्जीक्यूट होता है। तो इस टेस्ट स्क्रिप्ट का क्या मतलब है? अब रिस्पॉन्स आने के बाद क्या टेस्ट होगा यहाँ पे? तो यहाँ पे टेस्ट होगा स्टेटस कोड। तो ये है हमारा असर्शन पॉइंट। तो अगर यहाँ पे जो स्टेटस कोड है, जो पोस्ट रिक्वेस्ट हमने सेंड किया, उसका अगर स्टेटस कोड 200 आएगा तो हमारा ये टेस्ट पास हो जाएगा, अदरवाइज टेस्ट फेल हो जाएगा। लेकिन पोस्ट रिक्वेस्ट का जो स्टेटस कोड आता है वो आता है 201, 201 आता है ना स्टेटस कोड पोस्ट रिक्वेस्ट का। यहाँ पे आप लोगों ने नोटिस किया होगा, पोस्ट रिक्वेस्ट का स्टेटस कोड क्या आता है? 201 आता है। और गेट रिक्वेस्ट का स्टेटस कोड 200 आ गया, पुट का 201 आ गया। लेकिन चूंकि यहाँ पे पोस्ट रिक्वेस्ट में हम इंफॉर्मेशन को क्रिएट करते हैं, नया रिसोर्स सर्वर में क्रिएट करते हैं, इसीलिए यहाँ पे 201 क्रिएटेड का स्टेटस कोड आता है और क्रिएटेड मैसेज आता है, स्टेटस मैसेज। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम ये टेस्ट स्क्रिप्ट राइट करेंगे तो क्या होगा? पोस्ट रिक्वेस्ट के लिए अगर हम यहाँ पे ये टेस्ट स्क्रिप्ट राइट करेंगे तो हमारा ये टेस्ट फेल हो जाएगा, यहाँ पे असर्शन फेल हो जाएगा। फेल हो जाएगा ना, एग्जीक्यूट करके यहीं पे देख लेते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये देखिए, ये हमारा यहाँ पे आया ना रिजल्ट, ये हमारा फेल हो गया है क्योंकि स्टेटस कोड हमें मिला है 201, स्टेटस कोड 201 मिला है और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 200। तो यहाँ पे एक्चुअल एक्सपेक्टेड मैच नहीं हो रहा, तो इसलिए ये हमारा टेस्ट केस फेल हो गया। ठीक है, ये टेस्ट केस फेल हो गया हमारा। अब हम अगर इसको 201 कर देंगे, सॉरी, मैं यहाँ पे, हाँ, अब फिर से आ गया ये। ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे इसको 201 कर देते हैं, तो क्या होगा? हमारा ये टेस्ट पास हो जाएगा। ठीक है, सेंड कर दिया मैंने। तो ये देखिए, स्टेटस कोड मैच हो गया, एक्चुअल और एक्सपेक्टेड मैच हो गया। इसको भी मैं 201 कर देती हूँ। ठीक है, तो हमें पता है कि पोस्ट रिक्वेस्ट का जो स्टेटस कोड आता है वो 201 आता है। तो ये सारे जो टेस्ट स्क्रिप्ट्स होते हैं, ये आपको जो आपको टेस्ट केसेस मिलेंगे, उसी में आपको सारा कुछ एक्सपेक्टेड एक्चुअली सब कुछ आपको उसमें ही दिया हुआ होगा। उसी के हिसाब से यहाँ पे हमें टेस्ट स्क्रिप्ट राइट करना होता है, हमारे टेस्ट केसेस के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ पे पोस्ट रिक्वेस्ट में हमने यहाँ पे एक टेस्ट और ऐड कर दिया। ठीक है, स्टेटस कोड इज 201 का। अब हम अभी हमने इसका कलेक्शन क्रिएट किया था ना, इसका हमने कलेक्शन को हमने एक्सपोर्ट कर लिया था डेस्कटॉप पे। अब हम इसको यूज करके एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, इसको हम न्यूमैन यूज करके एग्जीक्यूट करते हैं। तो ऐसा करते हैं, इस कलेक्शन को हम कर लेते हैं सेव, कंट्रोल एस, और इसको हम एक्सपोर्ट कर लेते हैं फिर से। ठीक है, इसको हम फिर से एक्सपोर्ट कर लेते हैं क्योंकि जो हमने चेंजेस अभी किए हैं, हमने यहाँ पे जो स्क्रिप्ट राइट किया है, टेस्ट स्क्रिप्ट राइट किया है, इसको हमें रिफ्लेक्ट करना होगा जेएसएन फाइल में। पहले वाली जेएसएन फाइल में ये टेस्ट स्क्रिप्ट नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे 3 डॉट्स पे हमने क्लिक किया और यहाँ पे एक्सपोर्ट पे क्लिक किया एंड एक्सपोर्ट, और वापस से जो हमने डेस्कटॉप पे फाइल क्रिएट की थी उसी को हम रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, जो हमने फाइल क्रिएट की थी ना, माई कलेक्शन 1.postman, सेम उसी फाइल नेम से हम इसको सेव कर लेते हैं। यस, आई वांट टू रिप्लेस इट। हमने इसको रिप्लेस कर दिया। अब हम फिर से कलेक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं, रन करते हैं न्यूमैन के थ्रू। तो ये यहाँ पे न्यूमैन रन माई कलेक्शन, जो हमारी कलेक्शन फाइल का नाम है, .json एक्सटेंशन के साथ वो दे दिया, और इसमें हम ग्लोबल यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे हमने ग्लोबल वेरिएबल्स का भी जेएसएन फाइल प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे करती हूँ एंटर। अभी पहले यहाँ पे कोई भी असर्शन में देख रहे हो आप, असर्शन 0, एग्जीक्यूटेड में भी 0 आ रहा था और फेल में भी 0 आ रहा था। ठीक है, अब यहाँ पे हम ऑब्जर्व करेंगे। अब ये देखिए, यहाँ पे असर्शन एग्जीक्यूटेड में 1 आ रहा है क्योंकि हमने एक ही असर्शन ऐड किया है ना। यहाँ पे हमने ये एक असर्शन ऐड किया है, तो यहाँ पे असर्शन में 1 आ रहा है और फेल्ड में 0 आ रहा है क्योंकि वो जो हमने असर्शन ऐड किया है वो पास हो गया है। और यहाँ भी देखिए, जिस रिक्वेस्ट में हमने असर्शन ऐड किया है, यहाँ भी आ गया है, ये ग्रीन टिक दिख रहा है ना आपको, और स्टेटस कोड इज 201। ठीक है, अब अगर असर्शन फेल होता है तो हमें इसमें कैसे दिखेगा वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम 201 की जगह कर देते हैं 200, जिससे कि असर्शन फेल हो। ठीक है, अब इसको कर देते हैं सेव। अब जब हम सेंड करेंगे रिक्वेस्ट को तो क्या होगा? ये हमारा असर्शन फेल होगा। ठीक है, ये फेल हो जाएगा। ठीक है, इसको हमने कर दिया सेव, और यहाँ पे हम दोबारा से इसको एक्सपोर्ट करेंगे। जब भी हम इसमें कुछ चेंज करेंगे हमें नई एक्सपोर्ट फाइल चाहिए। ठीक है, नई जेएसएन फाइल चाहिए, तो इसको हमने कर दिया एक्सपोर्ट, और डेस्कटॉप पे ही हम इसको दोबारा से सेव कर लेते हैं। पुरानी फाइल को हमने कर दिया रिप्लेस। ठीक है, अब फिर से न्यूमैन टूल में हम
न्यूमेन टूल में हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे अप एरो यूज किया है, जो प्रीवियस कमांड थी उसको दोबारा से कमांड लाइन पे लेके आने के लिए, ठीक है। तो मैंने कर दिया एंटर, जिससे कि बार बार कमांड को टाइप ना करना पड़े। अब देखिए यहाँ पे असर्शन फेल हो गया ना, तो जो एक असर्शन एग्जीक्यूट हुआ है वो फेल हो गया, इसलिए यहाँ पे ये रेड कलर से आ रहा है। और यहाँ पे डिटेल भी आ रहा है, असर्शन एरर, स्टेटस कोड इज 201, एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स टू हैव स्टेटस कोड इज 200 बट गॉट 201, ठीक है। और यहाँ पे ऊपर देखते हैं, इधर देखिए, जो हमारे सारे रिक्वेस्ट एग्जीक्यूट हुए थे, माई कलेक्शन 1 के सारे रिक्वेस्ट, उसमें भी यहाँ भी ये भी रेड रेड कलर से आ रहा है कि किस रिक्वेस्ट में जो हमने असर्शन ऐड किया था वो फेल हो गया, कौन सा असर्शन फेल हुआ है। हमने लिखा था ना स्टेटस कोड इज 201, जो हमारा टेस्ट फंक्शन था उसका नाम हमने क्या दिया था, स्टेटस कोड इज 201, तो वही वहां पे आ रहा है। इसको पैसे हम टू, अगर हम इसको टू, अगर हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं 200, तो हमें यहाँ पे नाम भी सही देना चाहिए। ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सिर्फ टेस्ट का डिस्क्रिप्शन है, पर थोड़ा मीनिंगफुल नेम अगर हम दे तो अच्छा रहता है पढ़ने में, ठीक है। तो इस तरीके से हम न्यूमन टूल यूज करके हम कलेक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं। माइनस ई यूज करते हैं पैरामीटर, माइनस यू ऑप्शनल पैरामीटर है, इसको हम यूज करते हैं एनवायरमेंट वेरिएबल्स की जेएसएन फाइल को अटैच करने के लिए। और माइनस जी हम यूज करते हैं ग्लोबल वेरिएबल्स की जेएसएन फाइल को अटैच करने के लिए। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा किस तरीके से न्यूमन टूल यूज करके हम कलेक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं। न्यूमन टूल यूज किया जाता है कलेक्शंस को एग्जीक्यूट करने के लिए। नाउ सपोज कीजिए कि यहाँ पे माई कलेक्शन 1 जो है ना, इसमें हमारे पास कुछ रिक्वेस्ट फोल्डर के अंदर है। मैं एक फोल्डर क्रिएट करती हूँ माई कलेक्शन 1 में, ठीक है। राइट क्लिक किया, ऐड फोल्डर, और यहाँ पे मैं ऐसा करती हूँ, मैं ये गेट रिक्वेस्ट और ये पोस्ट रिक्वेस्ट, या ये पुट रिक्वेस्ट और डिलीट रिक्वेस्ट, ठीक है, इन दोनों रिक्वेस्ट को मैं इस फोल्डर के अंदर मूव कर देती हूँ, ठीक है। अब हम मुझे क्या करना है, सिर्फ इस फोल्डर के अंदर जो रिक्वेस्ट है इसको मैं रीनेम भी कर देती हूँ। इसका नाम चेंज करके मैंने कर दिया माई फोल्डर, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, सिर्फ माई कलेक्शन 1 के अंदर ये जो फोल्डर है ना, माई फोल्डर, सिर्फ इसके अंदर के रिक्वेस्ट को मुझे एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। माई फोल्डर को मैंने ओपन किया, अब ये देखिए माई कलेक्शन 1 में हमारे पास एक फोल्डर है और 2 रिक्वेस्ट हैं, ठीक है। माई फोल्डर के अंदर हमारे पास भी 2 रिक्वेस्ट है, पुट रिक्वेस्ट एंड डिलीट रिक्वेस्ट। तो हमें सिर्फ माई फोल्डर के अंदर के रिक्वेस्ट को एग्जीक्यूट करना है न्यूमन टूल यूज करके, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, तो उसके लिए तो सबसे पहले हमें इस कलेक्शन को फिर से एक्सपोर्ट करना है, जिससे कि हमारा जो कलेक्शन है वो रिफ्रेश हो जाए। तो मैंने इसको कर लिया एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट, और डेस्कटॉप पे ही इसी नाम से हम दोबारा से इसको सेव कर लेते हैं। अब इसके बाद चलते हैं कमांड प्रॉम्प्ट पे। ऑलरेडी हमने सीडी करके डेस्कटॉप पे मूव कर लिया है, चेंज कर लिया डायरेक्टरी को। अब यहाँ पे हमारा क्या कमांड होगा, न्यूमैन रन, फिर कलेक्शन। तो कलेक्शन का नाम क्या था हमारे, कलेक्शन का नाम है माई कलेक्शन। तो मैं यहाँ पे टाइप करना शुरू करती हूँ, माई कलेक्शन, और मैंने टैब प्रेस किया, ठीक है। तो ये आ गई कलेक्शन की जेएसएन फाइल जो हमने एक्सपोर्ट करके क्रिएट की है। अब इस कलेक्शन के अंदर हमें फोल्डर को एग्जीक्यूट करना है, माई फोल्डर के अंदर जो हमारे रिक्वेस्ट है हमने उसको एग्जीक्यूट करना है। तो यहाँ पे हाइफन हाइफन फोल्डर, और फिर यहाँ पे दे देंगे फोल्डर का नाम, जिस भी फोल्डर के रिक्वेस्ट को हमें एग्जीक्यूट करना है वो फोल्डर का नाम मैंने यहाँ पे दे दिया, ठीक है। और इसके बाद अगर इस फोल्डर में जो रिक्वेस्ट है अगर वो ग्लोबल्स भी यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप हाइफन जी करके ग्लोबल ग्लोबल की जो जेएसएन फाइल आपने एक्सपोर्ट किया वो दे दीजिए। अगर एनवायरमेंट वेरिएबल्स यूज कर रहे हैं तो एनवायरमेंट वेरिएबल की जो जेएसएन फाइल है आप उसको भी हाइफन ई ऑप्शन यूज करके आप दे सकते हैं, ठीक है। अभी चूंकि मैं कोई भी ग्लोबल और जो 2 रिक्वेस्ट है माई फोल्डर के अंदर, वो दोनों रिक्वेस्ट ना तो कोई एनवायरमेंट वेरिएबल यूज कर रहे हैं और ना ही वो कोई ग्लोबल वेरिएबल यूज कर, तो मैंने बाकियों को रहने दिया है। सिर्फ यहाँ पे मैंने दे दिया है माई कलेक्शन की जेएसएन फाइल, और यहाँ पे किस फोल्डर के कलेक्शन को हम, किस फोल्डर के रिक्वेस्ट को हमें रन करना है वो फोल्डर का नाम यहाँ पे दे दिया है माई फोल्डर, और ये हाइफन हाइफन फोल्डर ऑप्शनल पैरामीटर, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कर देती हूँ एंटर। तो अब ये देखिए माई फोल्डर के अंदर जो 2 रिक्वेस्ट थे, पुट रिक्वेस्ट एंड डिलीट रिक्वेस्ट, सिर्फ वही 2 रिक्वेस्ट एग्जीक्यूट हुए हैं, ठीक है। अब हमें अगर पूरे कलेक्शन को एग्जीक्यूट करना है तो हम क्या करेंगे,
इस माई फोल्डर को हटा देंगे। अब पूरे कलेक्शन के लिए हमारे पास तो हमें ग्लोबल वेरिएबल भी चाहिए, तो यहाँ पे -g, और ग्लोबल वेरिएबल का जो हमारा जेएसएन फाइल है वो है वर्कस्पेस के नाम से, वर्क WRKS मैंने यहाँ टाइप किया, एंड टैब। तो ये है इसकी ग्लोबल्स की जेएसएन फाइल, और मैंने एंटर प्रेस कर दिया। तो अब क्या हुआ, अब चारों रिक्वेस्ट हमारे एग्जीक्यूट हुए हैं, और एक यहाँ पे असर्शन फेल भी हुआ है। ये कौन सा असर्शन फेल हुआ है? ये जो हमारा पोस्ट रिक्वेस्ट का असर्शन था ना, वो फेल हुआ है। यहाँ पे हमने डाला था ना पोस्ट रिक्वेस्ट में ये असर्शन, ये फेल हुआ, जहां पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 200 स्टेटस कोड और हमें मिल रहा है 201। तो ये वाला असर्शन फेल हुआ है। लेकिन यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, जो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि चारों रिक्वेस्ट यहाँ पे एग्जीक्यूट हुए हैं। जो दो फोल्डर के अंदर थे, पुट रिक्वेस्ट और डिलीट रिक्वेस्ट, माई फोल्डर के अंदर जो रिक्वेस्ट थे वो भी एग्जीक्यूट हुए हैं, और जो दो फोल्डर के बाहर थे वो भी एग्जीक्यूट हुए हैं। और जो एक ये फेल हो गया है, जो असर्शन फेल हुआ, ये उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम सिर्फ अगर हमारे कलेक्शन में मल्टीपल फोल्डर्स हैं, तो इस तरीके से माई फोल्डर हाइफन हाइफन फोल्डर ऑप्शनल पैरामीटर यूज करके हम सिर्फ फोल्डर के अंदर के रिक्वेस्ट भी हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं न्यूमन टूल यूज करके, न्यूमन CLI यूज करके। तो अब नेक्स्ट हम समझते हैं कि न्यूमन CLI यूज करके हम डेटा ड्रिवन टेस्टिंग कैसे करेंगे, हम डेटा फाइल कैसे प्रोवाइड करेंगे कलेक्शन को, वो देखते हैं। डेटा ड्रिवन टेस्टिंग में क्या होता है, जो हमारा टेस्ट डेटा होता है एक सेपरेट फाइल में होता है। ठीक है, उस फाइल को यूज करके हम अपने रिक्वेस्ट में डेटा सेंड करते हैं। ठीक है, हम डेटा को हार्ड कोड ना करके हम टेस्ट फाइल से, टेस्ट डेटा फाइल से हम टेस्ट डेटा को हम फेच करते हैं। डेटा ड्रिवन टेस्टिंग क्या होता है, पोस्टमैन टूल में हम डेटा ड्रिवन टेस्टिंग कैसे करते हैं, ये हमने पहले के सेशन में डिस्कस किया हुआ है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। तो ये है डेटा ड्रिवन टेस्टिंग का कलेक्शन, जो हमने डेटा ड्रिवन टेस्टिंग के डेमोन्स्ट्रेशन के लिए क्रिएट किया था। तो आज के सेशन में अभी न्यूमन CLI में हम डेटा ड्रिवन टेस्टिंग कैसे करेंगे, उसके लिए भी हम ये वाला कलेक्शन ही यूज कर लेते हैं। इसी कलेक्शन को हम न्यूमन टूल यूज करके हम एग्जीक्यूट करेंगे, रन करेंगे। तो मैं ऐसा करती हूँ, इस कलेक्शन को ओपन कर लेती हूँ, और यहाँ पे बाकी सारे जितने टैब्स ओपन है मैं इनको कर देती हूँ क्लोज। ठीक है, तो ये है डेटा ड्रिवन टेस्टिंग का कलेक्शन, जो हमने डेटा ड्रिवन टेस्टिंग के डेमोन्स्ट्रेशन के लिए पहले के सेशन में क्रिएट किया था। और ये हमने एक पोस्ट रिक्वेस्ट क्रिएट किया था उस सेशन में, जिसमें हम एक पोस्ट रिक्वेस्ट हम इस URL को सेंड कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम एक रिसोर्स क्रिएट कर रहे हैं, और ये है रिक्वेस्ट बॉडी, नेम एंड जॉब। ठीक है, और ये नेम एंड जॉब, ये दोनों जो पैरामीटर्स की जो वैल्यू है, नेम एंड जॉब, ये दोनों जो पैरामीटर्स हैं, इनकी वैल्यू हम टेस्ट डेटा फाइल से फेच कर रहे हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी टेस्ट डेटा फाइल हमने कहाँ सेव की हुई है। तो डेस्कटॉप पे यहाँ पे मैंने इसकी टेस्ट डेटा फाइल सेव की हुई है। टेस्ट डेटा CSV फाइल में भी हो सकता है और JSN फाइल में भी हो सकता है। तो ये है, आई थिंक यही वाली फाइल है, टेस्ट डेटा फाइल। मैं इसको करती हूँ ओपन, इसको मैंने किया एडिट, हाँ यही फाइल है। ठीक है, ये है हमारी पोस्टमैन API टेस्टिंग डेटा, ये फाइल है। इसी फाइल से हमने डेटा को फेच करना है टेस्टिंग के लिए। नेम एंड जॉब, ये दो हो गए हमारे कीज, और ये हो गया हमारा वैल्यू। नेम में राजेश एंड जॉब में प्रोजेक्ट मैनेजर गौरव, टीम लीड, जॉब हो गया। नेम अनु, जॉब हो गया प्रोडक्ट मैनेजर। नेम अमित, और जॉब हो गया CEO। ठीक है, तो ये सारा हो गया हमारा डेटा है। तो इसमें हमारे पास 4 डेटा सेट्स हैं, राजेश का, गौरव का, अनु का और अमित का। ठीक है, 4 रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास इस फाइल में। तो इसी फाइल को यूज करके हम डेटा फेच करेंगे। तो पोस्टमैन टूल में कैसे करते हैं ये तो हमने पहले डिस्कस किया है, मैं आज फिर से एक बार आप लोगों को बताती हूँ ब्रीफली। तो डेटा ड्रिवन टेस्टिंग के लिए हमें क्या करना है, अब ये तो आपको समझ आ गया कि हमने यहाँ पे एक पोस्ट रिक्वेस्ट क्रिएट किया है और हमने ये वाला URL लिया है। इस URL पे हम ये रिसोर्स क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम डेटा फेच कर रहे हैं डेटा फाइल से, तो वो कैसे कर रहे हैं, तो यहाँ पे रन कलेक्शन, यहाँ पे रन कलेक्शन, और रिक्वेस्ट यहाँ पे सिलेक्टेड ही है, और यहाँ पे सेलेक्ट फाइल। ठीक है, सेलेक्ट फाइल। अब ये हमें यहाँ पे देना है डेटा फाइल। अभी मैं इसे कैंसिल करती हूँ। पहले मैं आपको यहाँ पे क्या क्या ऑप्शंस हैं, चूज हाउ टू रन योर कलेक्शन, तो हम यहाँ पे मैनुअली रन कर रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे रन मैनुअली सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, उसके बाद आइटरेशंस। अब ये देखिए, जो हमारा डेटा फाइल था उसमें हमारे पास 4 रिकॉर्ड्स थे।
इसमें हमारे पास 4 रिकॉर्ड्स थे। अभी एक्सेल फाइल में ओपन हो गया, पर कोई बात नहीं, यहीं पे देख लेते हैं। ये पहला रिकॉर्ड, ये दूसरा रिकॉर्ड, ये तीसरा रिकॉर्ड, ये चौथा रिकॉर्ड। इसमें हमारे पास 4 रिकॉर्ड्स हैं। अब हमें कौन कितने रिकॉर्ड्स को एग्जीक्यूट करना है वो हमें आइटरेशन में मेंशन करना है। अगर हम सिर्फ ये पहले 2 रिकॉर्ड्स एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आइटरेशन में हम यहाँ पे 2 लिख देंगे। अगर हमें चारों एग्जीक्यूट करना है तो यहाँ पे हम 4 लिख देंगे। तो मैं यहाँ पे 4 राइट कर देती हूँ, क्योंकि मुझे चारों ही रिकॉर्ड्स को एग्जीक्यूट करना है। और फिर यहाँ पे डीले, कि आप हर एग्जीक्यूशन के बीच में, क्योंकि जब भी हम रिक्वेस्ट सेंड करते हैं तो रिस्पांस आने में थोड़ा टाइम लगता है, तो हर रिक्वेस्ट, क्योंकि अब यहाँ पे 4 रिकॉर्ड लिए ना, तो 4 बार पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड होगा। तो हर रिक्वेस्ट के बीच में आप कितने टाइम का आप डीले ऐड करना चाहते हो, वो डीले यहाँ पे आपको देना है। तो हमेशा थोड़ा डीले जरूर ऐड करना चाहिए, क्योंकि रिस्पॉन्स आने में टाइम लगता है। तो हर रिक्वेस्ट के बीच में मैं यहाँ पे 3 मिली सेकेंड्स का डीले ऐड कर देती हूँ। ठीक है, अब उसके बाद है यहाँ पे डेटा फाइल। अब आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है आपका टेस्ट डेटा फाइल, जो हमने अभी अभी देखा था। तो यहाँ पे हम जेएसएन फाइल भी दे सकते हैं और हम सीएसवी फाइल भी दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। अभी यहाँ पे ये है सीएसवी फाइल और ये है जेएसएन फाइल। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे टाइप आ रहा है ना जेएसएन फाइल, और ये है सीएसवी फाइल, दोनों में सेम ही डेटा है। तो मैं ऐसा करती हूँ, मैं यहाँ पे सीएसवी फाइल ले लेती हूँ। ठीक है, और मैंने इसको कर दिया ओपन। एक बार देख लेते हैं। ये है हमारा सीएसवी फाइल, एक बार इसका एक्सटेंशन चेक कर लेते हैं। ये है जेएसएन फाइल और हमने लिया है सीएसवी फाइल। हाँ, ये है सीएसवी फाइल कॉमा सेपरेटेड, इसका भी एक्सटेंशन चेक कर लेते हैं। हाँ, ये है सीएसवी फाइल। और एक बार इसको हम ओपन करके भी देख लेते हैं। ठीक है, यही हमारा डेटा है। ठीक है, अब हम इसको पोस्टमैन टूल में यहाँ पे हमने ले लिया। अब यहाँ पे हमने जेएसएन सेलेक्ट कर लिया, हम यहाँ पे सीएसवी सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, वैसे तो आप जेएसएन सीएसवी कोई सा भी सेलेक्ट कर सकते हो, पर मैं यहाँ पे अभी मैं सीएसवी सेलेक्ट कर लेती हूँ। ये है हमारा सीएसवी फाइल एंड ओपन। अब मैंने यहाँ पे सीएसवी किया ना, तो ये देखिए यहाँ पे डेटा फाइल का टाइप ना ऑटोमेटिकली सीएसवी हो गया। अब जब मैंने यहाँ पे पहले जेएसएन सेलेक्ट किया था ना, तो यहाँ पे जेएसएन टाइप आ रहा था, एप्लीकेशन स्ट्रोक जेएसएन। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली ये डिटेक्ट कर लेता है। अब उसके बाद यहाँ पे है प्रीव्यू का ऑप्शन। ये ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर चेक कर ले प्रीव्यू को, ताकि हमें पता लग जाए कि जो हमारे सीएसवी फाइल में या फिर जेएसएन फाइल है उसमें जो डेटा है वो प्रॉपरली अलाइंड है। तो ठीक है, ये देखिए प्रीव्यू मिल गया ना, इसका मतलब है कि डेटा हमारा प्रॉपरली अलाइंड है। अब इसके बाद हमने यहाँ पे 4 इटरेशंस लिए, तो मतलब 4 रोज हमारे एग्जीक्यूट होंगे डेटा के। तो यहाँ पे मैं रन डेटा ड्रिवन टेस्टिंग पे क्लिक करूंगी और हमारा डेटा का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए, ये हो गया हमारा पहला इटरेशन, जिसमें हमें क्या क्या डेटा मिला वो देखते हैं। पोस्ट रिक्वेस्ट, पोस्ट रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट यूआरएल, यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करूंगी ये मुझे मिल गया रिक्वेस्टेड यूआरएल, रिक्वेस्टेड हेडर और रिक्वेस्ट बॉडी। तो सबसे पहले यहाँ पे पिक हुआ है, ये आइटरेशन 2 है, तो हमारा जो सेकंड डेटा सेट था ना वो गौरव का था। तो यहाँ पे आ गया रिक्वेस्ट बॉडी में हमने गौरव एंड जॉब टीम लीड सेंड किया था। आइटरेशन 1 में जो हमारा फर्स्ट डेटा सेट है वो आएगा, जो फर्स्ट डेटा सेट था वो राजेश का था। तो ये देखिए यहाँ पे आइटरेशन 1 में चलते हैं, ये है आइटरेशन 1। इस पे क्लिक किया मैंने और इसकी रिक्वेस्ट बॉडी देखते हैं राजेश। तो इस तरीके से चारों डेटा सेट के लिए 4 आइटरेशन यहाँ पे रन हुए हैं। ठीक है, और चारों हमारे पास हो गए हैं। ठीक है, किसी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 201 क्रिएटेड, 201 क्रिएटेड, ये सक्सेसफुली क्रिएट हो गए हैं। ये 201 सक्सेसफुल डेटा क्रिएशन का कोड होता है, स्टेटस कोड होता है। ठीक है, अब ये हमारा हमने अभी तो इसको हमने पोस्टमैन टूल यूज करके हमने एग्जीक्यूट किया, लेकिन हमें यही चीज हमें क्या करना है, इसका एग्जीक्यूशन हमें न्यूमैन सीएलआई के थ्रू करना है। तो वो कैसे करेंगे, तो उसके लिए तो सबसे पहले हमें इसका ये जो हमारा कलेक्शन है हमें इसको एक्सपोर्ट करना है, इसके हमें जेएसएन फाइल चाहिए। ठीक है, तो इसको हम कर लेते हैं एक्सपोर्ट, और एक्सपोर्ट, और यहाँ पे डेटा ड्रिवन टेस्टिंग डॉट पोस्टमैन अंडरस्कोर कलेक्शन, इसके नाम से ये जेएसएन फाइल क्रिएट होगी। डेटा ड्रिवन टेस्टिंग डॉट पोस्टमैन अंडरस्कोर कलेक्शन, ये भी हम डेस्कटॉप पे ही क्रिएट कर रहे हैं। इसको मैंने कर दिया सेव। और अब हम चलते हैं न्यूमैन सीएलआई पे। तो ये रहा कमांड प्रॉम्प्ट, और यहाँ पे हमें न्यूमैन यूज करके उस जेएसएन फाइल को एग्जीक्यूट करना है, कलेक्शन को एग्जीक्यूट करना है, जो अभी भी हमने डेस्कटॉप पे एक्सपोर्ट किया है डेटा ड्रिवन टेस्टिंग का। तो यहाँ पे मैं राइट कर रही हूँ, हमारा कमांड होगा न्यूमैन रन और फिर जेएसएन फाइल। तो एक बार चलते हैं डेस्कटॉप पे,
और जेएसएन फाइल का नाम है डेटा ड्रिवन, और मैंने यहाँ पे टैब प्रेस किया, ये देखिए पूरी जेएसएन फाइल अपने आप आ गई। अगर आपकी ये जेएसएन फाइल किसी और लोकेशन पे अगर स्टोर्ड है तो यहाँ पे आप पूरा पाथ दे सकते हैं, सी ड्राइव पूरा पाथ दे सकते हैं। ठीक है, अभी चूंकि ये डेस्कटॉप पे ही है और मैंने यहाँ पे सीडी कमांड यूज करके डायरेक्टरी चेंज कर ली है, तो मैं यहाँ पे सिर्फ फाइल का नाम दे रही हूँ। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे देखते हैं। अब इसके बाद हमें इसको देना है डेटा फाइल। तो डेटा फाइल देने के लिए यहाँ पे हमें एक ऑप्शनल पैरामीटर यूज करना है, वो है -d। जैसे हमने -g और -e यूज किया था ना, -g ग्लोबल्स के लिए, ग्लोबल फाइल के पाथ के लिए, और -e एनवायरमेंट वेरिएबल्स के पाथ के लिए, वैसे यहाँ पे हम -d देंगे डेटा फाइल के लिए, -d। ठीक है, और यहाँ पे पाथ दे देंगे जो हमारे डेटा फाइल का पाथ है। तो हमारा डेटा फाइल भी कहाँ पे है, हमारा डेटा फाइल भी डेस्कटॉप पे ही है, तो मैं यहाँ पे डेटा फाइल का नाम दे देती हूँ उसे। तो डेटा फाइल है हमारा पोस्टमैन, स्मॉल केस में है पोस्टमैन, पोस्टमैन एपीआई, एक बार देख ही लेते हैं पूरा। टेस्टिंग डेटा, डेटा डॉट सी एस वी। ठीक है, एंड एंटर। ठीक है, ये देखिए, तो यहाँ पे चार फोर फोर थे ना हमारे पास, उसमें 4 रिकॉर्ड्स थे, तो यहाँ पे 4 टाइम्स एग्जीक्यूट हुआ है। हमारे पास में 4 रिकॉर्ड्स थे, तो यहाँ पे 4 टाइम्स एग्जीक्यूट हुआ है। अब हमें अगर इसका इटरेशन चेंज करना हो, जिस तरीके से हम यहाँ पोस्टमैन टूल में हमारे पास यहाँ पे इटरेशन का ऑप्शन होता है ना, जिस तरीके से यहाँ पे हमारे पास पोस्टमैन टूल में आइट्रेशन का ऑप्शन होता है, मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पे हमने आइट्रेशन दिया था। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें सिर्फ 2 ही रिकॉर्ड्स को एग्जीक्यूट करना है, तो मैंने यहाँ पे 2 दे दिया। ठीक है, और यहाँ पे डिले दे दिया मैंने 3 मिली सेकेंड्स का बिटवीन 2 रिक्वेस्ट। और यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं डेटा फाइल, ये है हमारी डेटा फाइल। ठीक है, एंड ओपन। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 4 हो जा रहा है, हमें यहाँ पे 2 करना है। ठीक है, हमें 2 ही चाहिए। ठीक है, अब इसको मैं करती हूँ रन। तो ये देखिए सिर्फ दो आइटरेशन ही एग्जीक्यूट हुए ना, हमने वहां पे 2 कर दिया। तो यही अगर हमें न्यूमैन सीएलआई के थ्रू करना है तो वो कैसे करेंगे। अब वहां पे बाय डिफॉल्ट 4 हो जा रहा था ना, क्योंकि वो डिफॉल्ट जितने रोज थे वो डिफॉल्ट वैल्यू ले रहा था। अभी हमने यहाँ भी देखिए सीएलआई में भी हमने यहाँ पे जब हमने सिर्फ कोई हमने आइटरेशन यहाँ पे हमने मेंशन नहीं किया ना, इसमें जब हमने रन किया इसको, तो कोई आइटरेशन मेंशन नहीं किया, तो जितने टोटल रिकॉर्ड्स थे वो सारे के सारे एग्जीक्यूट हुए। ठीक है, लेकिन अगर हम जब यहाँ पे कुछ आइटरेशन स्पेसिफाई करेंगे तो सिर्फ उतने ही रिकॉर्ड्स एग्जीक्यूट होंगे। तो यहाँ पे आइटरेशन स्पेसिफाई करने के लिए क्या करना है, तो उसके लिए यहाँ पे हमें देना है -n, आइटरेशन के लिए, नंबर ऑफ आइटरेशन के लिए -n, और फिर आइटरेशन की वैल्यू। तो मुझे सपोज कीजिए मुझे 2 आइटरेशंस करने हैं, तो मैंने यहाँ पे 2 दे दिया। तो अभी सिर्फ फर्स्ट 2 रिकॉर्ड्स के लिए ही रिक्वेस्ट एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, और मैंने प्रेस किया एंटर। तो न्यूमैन, तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट कमांड क्या हो गया, न्यूमैन, फिर रन, फिर ये हमारी कलेक्शन की फाइल, और फिर -d के बाद हमारी डेटा फाइल, और ये -n ऑप्शनल पैरामीटर हमने यूज किया आइटरेशन के लिए, और फिर आइटरेशन की हमने यहाँ पे वैल्यू दे दी कि कितने आइटरेशन हमें एग्जीक्यूट करने हैं, और मैंने यहाँ पे प्रेस कर दिया एंटर। तो ये देखिए यहाँ पे सिर्फ 2 ही आइटरेशन एग्जीक्यूट हुए, आइटरेशन 2, सिर्फ फर्स्ट 2 रिकॉर्ड्स के लिए एग्जीक्यूट हुआ है हमारा पोस्ट रिक्वेस्ट। ठीक है, सिर्फ फर्स्ट 2 रिकॉर्ड्स के लिए एग्जीक्यूट हुआ है पोस्ट रिक्वेस्ट। ठीक है, अब हमें अगर डिले भी डालना हो इसमें, जो ये डिले था ना, रिक्वेस्ट के बीच में कितने मिली सेकंड का डिले होना चाहिए, अब हम इसमें अगर डिले भी ऐड करना हो तो वो कैसे करेंगे, तो उसके लिए भी यहाँ पे एक ऑप्शनल पैरामीटर है -डिले रिक्वेस्ट, -डिले रिक्वेस्ट। तो यहाँ पे -n, यहाँ पे हमने डाला था नंबर ऑफ आइटरेशन के लिए वैल्यू 2, फिर उसके बाद यहाँ पे -डिले रिक्वेस्ट, और फिर स्पेस देके डिले की वैल्यू। तो अगर आपको 500 मिली सेकंड का डिले चाहिए तो आप यहाँ पे 500 डाल देंगे, 5000 मिली सेकंड का चाहिए तो यहाँ पे आप 5000 मिली सेकंड का डाल देंगे। ठीक है, तो एक बार करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम एंटर करते हैं
पहले जो कमांड हमने एंटर किया था उसको ही ले लेते हैं। ये आ गया हमारा न्यूमैन रन। ये कलेक्शन की फाइल आ गई। -d के बाद ये हमारी आ गई डेटा फाइल, इनपुट डेटा फाइल। ये नंबर ऑफ आइटरेशन हमने कर दिया 2। आप चाहो तो यहाँ पे चेंज भी कर सकते हो। और यहाँ पे अब हमें डालना है डीले, ठीक है, रिक्वेस्ट डीले। तो उसके लिए हाइफन हाइफन डीले हाइफन रिक्वेस्ट, और यहाँ पे हमें मिली सेकेंड में डालनी है वैल्यू। तो हमें अगर 5 सेकेंड का चाहिए तो यहाँ पे मैंने डाल दिया 5000 मिली सेकेंड। आपको जो भी चाहिए पर यहाँ पे आपको मिली सेकेंड में डालना है, ठीक है। तो मैंने पहले वहां पे 3 सेकेंड्स का डाला था, यहाँ पे मैंने 5 सेकेंड्स का डाल दिया और एंटर। तो देखिए डिले थोड़ा सा इंक्रीज हो गया ना 2 रिक्वेस्ट के बीच में। तो 5 सेकेंड के बाद ही दूसरा रिक्वेस्ट एग्जीक्यूट होगा। तो ऐसा करते हैं, एक बार फिर से एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ आइटरेशन इंक्रीज कर देते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ आइटरेशन को हम कर देते हैं वापस से 4, ठीक है। और डिले हमने 5000 मिली सेकेंड्स का ही रहने दिया है और एंटर। तो अब दूसरा रिक्वेस्ट अब पहला रिक्वेस्ट और दूसरे रिक्वेस्ट के बीच में 5 सेकेंड्स का गैप आ जाएगा, ठीक है। पहला हो गया, अब ये दूसरा रिक्वेस्ट एग्जीक्यूट हो रहा है। अब तीसरा रिक्वेस्ट एग्जीक्यूट हो रहा है। आइटरेशन 3 आउट ऑफ 4, आइटरेशन 4 आउट ऑफ 4, ठीक है। तो आज के सेशन में हमने डिस्कस किया न्यूमन क्या होता है, किस तरीके से हम न्यूमन को इंस्टॉल करते हैं, न्यूमन यूज करके हम कलेक्शंस को कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, कैसे हम एनवायरमेंट वेरिएबल्स की फाइल को प्रोवाइड करते हैं, कैसे हम ग्लोबल वेरिएबल्स की फाइल को प्रोवाइड करते हैं, किस तरीके से हम डेटा फाइल, इनपुट डेटा फाइल हम देते हैं न्यूमन टूल यूज करके कलेक्शन को, किस तरीके से हम डिले सेट करते हैं, किस तरीके से हम आइटरेशंस की वैल्यू सेट करते हैं। इन सारी चीजों को हमने डिटेल में डिस्कस किया, प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखा। तो आज के सेशन में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।